इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष ने दुनिया भर के बाजारों को थोड़ा अलर्ट मोड पर ला दिया है। सोमवार को बाजारों पर काफी टेंशन रही, लेकिन मंगलवार को बाजार थोड़े बेपरवाह होते हुए दिखे, थोड़े इससे उबरते हुए दिखे। लेकिन क्या ये जो युद्ध है, ये जो वॉर चल रही है, वो बाजारों के लिए टेंशन वाली हो सकती है? हमें कितना इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है? ये सारी चीजें समझनी जरूरी हैं, क्योंकि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब हम मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि कौन से क्यूज इम्पैक्ट करने वाले हैं। तो ये समझने के लिए हमने सोचा कि एक मार्केट के दिग्गज से रिक्वेस्ट की जाए। तो हमने बात की अभय अग्रवाल जी से, उनसे रिक्वेस्ट किया और वो आज हमारे साथ हैं। करीब करीब 3 दशक का एक्सपीरियंस है अभय सर का, और वो फाउंडर है पेपर सेरिका एडवाइजर के। सर, बहुत स्वागत है आपका बीक्यू प्राइम हिंदी पर। थैंक यू विकास, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके शो पे आके। सर, पहली चीज तो मैं आपसे यही समझना चाहता हूं कि ये जो टेंशन थी वो सोमवार को तो काफी दिखी, लेकिन मंगलवार को अगर हम देखें तो बाजार थोड़े इससे रिलैक्स होते हुए दिखे, थोड़े बेपरवाह होते हुए दिखे, तेजी ठीक ठाक देखने को मिली। आपको क्या लगता है कि नियर टर्म में मार्केट पर कितना इम्पैक्ट होगा इस वॉर का? देखिए विकास, इसमें जो वॉर पे मैं आता हूँ, क्योंकि इस समय सबसे बड़ा एक कंसर्न वॉर का ही है। पर अगर आप पिछले 6 महीने में देखें तो बाजार ने स्पेशली मिड और लार्ज कैप स्टॉक्स में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। जितनी उम्मीद थी, जो मार्च में सिचुएशन थी, जनवरी फरवरी मार्च में काफी नेगेटिव न्यूज थे इन्वेस्टर्स के, तो अपसाइड पे बहुत सरप्राइज किया। मतलब पोर्टफोलियो में 40-40% के एब्सोल्यूट रिटर्न है पिछले 6 महीने। और उस माहौल में जबकि डेटा पॉइंट्स डिटेरिएट ही हो रहे थे, आप देखें यूएस में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं। लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि फेड रुक जाएगा या काटेगा, अब वो डेट पोस्टपोन होती जा रही है, रेट कट होने। इन्फ्लेशन स्टिकी है, क्रूड प्राइस पे वापस प्रेशर आ रहा है। तो काफी ऐसी चीजें हो रही थी जो मार्केट को ऑलरेडी थोड़ा घबराहट वाला संकेत दे रहे थे। और उसके ऊपर फिर एक सडन एक ये जो वॉर का मुद्दा आ गया। और अभी तक क्या हुआ है विकास, आपने भी देखा पिछले 3-4 बार यूएस यूक्रेन का भी इशू था, तब मार्केट ने काफी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया था जब वॉर स्टार्ट हुई थी। पर उसके बाद धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट वॉर से हट गया, चला गया, और मार्केट्स वापस न्यू हाइस पे आ गए। तो अभी ये जो इजराइल हमास का जो प्रॉब्लम है, ये बहुत रिसेंट है, और किसी के लिए भी कह पाना कि ये जल्दी में सलट जाएगा या कितना टाइम लगेगा, कितना डैमेज होगा, बड़ा मुश्किल है फ्रॉम अ मार्केट पर्सपेक्टिव। पर एक ये व्यू बन रहा है लोगों का कि इस प्रॉब्लम की वजह से यूएस को इंटरेस्ट रेट्स कम करने पड़ेंगे, और एक चीप लिक्विडिटी जो मार्केट में काफी समय से मिसिंग है वो वापस आ जाएगी, और इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी। तो मुझे लगता है जो थोड़ी रिकवरी हमें दिख रही है ग्लोबल मार्केट्स में कल से, और आज इंडिया में जो दिखी, और कल दिखी इंडिया में, वो हमें इस एक्सपेक्टेशन की वजह से दिख रही है। वरना मुझे लगता है कि ये जो इजराइल और हमास की वॉर है, ये अभी भी बहुत अर्ली स्टेजेस में है, और इसमें किसका इन्वॉल्वमेंट होगा और कितना नुकसान होगा, ये किसी के लिए भी कह पाना बड़ा मुश्किल है इस समय। जी, बिल्कुल सही बात है सर कि कितना लंबा ये खींचेगा, ये अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन अगर हम ये मान के चलें, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि जो वॉर छिड़ जाती है अगर, तो काफी लंबी चलती है, जैसे रशिया और यूक्रेन का चल ही रहा है अभी तक लगातार। तो अगर ये थोड़ा और खिंचता है, थोड़े लंबे समय तक जाता है, तो कौन कौन से सेक्टर्स या फिर कौन कौन से इंडस्ट्री होंगे जो बैडली इंपैक्टेड हो सकते हैं इसकी वजह से? या फिर ऐसा होगा कि बिल्कुल भी असर नहीं पड़ेगा, रशिया यूक्रेन की तरह ही हम बिल्कुल निश्चिंत रह बैठे रहेंगे एकदम? नहीं, इसमें बिल्कुल असर पड़ेगा, और ये रशिया यूक्रेन जैसी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि रशिया यूक्रेन में रशिया एक ऐसी कंट्री थी जो ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है बाय इटसेल्फ, और दूसरी उसके पास सपोर्ट में भी काफी नेशंस ने सपोर्ट भी किया उसको। तो वो एक सिचुएशन अलग है। यहाँ पे क्या सिचुएशन है कि आप एक ऐसे जोग्राफिकल लोकेशन पे हैं जहाँ पे पूरी दुनिया की क्रूड सप्लाई जो है वो उस पर डिपेंडेंट है। और अगर सप्लाई लाइंस जो हैं वो बंद हो जाती हैं वॉर के एस्केलेशन की वजह से, और अगर मैं होप करता हूं कि ऐसा ना हो, पर अगर ईरान और बाकी देशों को भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, तो उसकी वजह से एक सबसे बड़ा जो डर है वो है क्रूड प्राइस के स्पाइक का, जो आपने देखा था $90 तक क्रूड चला गया था, फिर थोड़ा रिकवरी आई उसमें, और फिर इस वॉर की वजह से वापस 88-87 पे आ गया है। अगर वो $100 के ऊपर चला गया, तो जो भी कंज्यूमर इंडस्ट्रीज हैं क्रूड की, और बहुत सारी हैं, आप
देख लीजिए ऑटो, पेंट से लेके एफएमसीजी कंपनीज हैं, उनको सबको एक शॉक लगेगा एक कमोडिटी प्राइस इन्फ्लेशन का। और वो एक बड़ा खतरा है, और स्पेशली भारत जैसे देश के लिए, क्योंकि हमारी डिपेंडेंस इंपोर्टेड क्रूड पे अभी भी बहुत ज्यादा है, और मिडिल ईस्ट से हमारा काफी क्रूड आता है। तो एक सबसे बड़ा रिस्क है वो है क्रूड प्राइस एस्केलेशन का। दूसरा एक बड़ा रिस्क है एक क्रेडिट स्क्वीज का वर्ल्ड मार्केट्स में। अगर बैंक्रप्सी हुई, बैंक्स प्रेशर में आ गए क्योंकि डिफॉल्ट्स बढ़ गए, तो उसकी वजह से ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम वो खुद एक रिस्क में आ सकता है बैंक्रप्सीज की वजह से। जो हमने देखा था जब एसवीबी बैंक का बैंक्रप्सी हुई थी, और उसको भी मार्केट ने बड़ी जल्दी इग्नोर कर दिया, पर वो एक छोटा रीजनल बैंक था। तो ये मुझे दो बड़े खतरे लगते हैं कि एक तो क्रूड प्राइस स्पाइक और दूसरा क्रेडिट स्क्वीज ग्लोबल मार्केट्स में। और ये दो अगर चीजें हुई तो ये सारे मार्केट्स को इम्पैक्ट करेंगे, भारत के मार्केट्स को मिला के। ओके सर, क्रूड पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा, ये आपने बताया। एक मैं और चीज समझना चाहता हूँ इसमें कि जो मेटल सेक्टर, जो कमोडिटी सेक्टर है ओवरऑल, क्या उस पे भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है? क्या उस पे भी इम्पैक्ट होगा इस वॉर का, अगर ये लंबा खिंचता है तो? ये मेटल सेक्टर काफी डिमांड के स्लोडाउन की वजह से स्ट्रगल कर रहा है पिछले साल, 1.5 साल से, और उसका असर भी दिख रहा है सारे स्टॉक्स पे। चाइना की काफी डंपिंग है मेटल्स में, क्योंकि कैपेसिटीज बड़ी हैं, इंटरनल कंजम्पशन नहीं है चाइना का। तो आप स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, लेड, कोई भी ग्लोबल मेटल देख लीजिए, सबके प्राइस फ्लैटिश टू लो साइड पे ही है। और मेटल्स भी काफी विकास आप देखें हिस्टोरिकली, तो वो उनका एक कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन क्रूड के साथ। और अगर वापस से प्रेशर आता है सप्लाई लाइंस पे कि आप ट्रेड लाइंस आपकी नहीं चल रही है, आप शिप्स यूज नहीं कर सकते मेटल्स को ट्रांसफर करने के लिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो उसकी वजह से जो ग्लोबल प्राइसिंग जो यूनिफॉर्म रहती है मेटल्स की, एलएमई बेस्ड, वो टूट जाएगी। और उसमें फिर आपको फिर लोकल प्राइसेस दिखेंगे जो बढ़े हुए होंगे, और जो ग्लोबल प्राइसेस हैं वो कम होंगे। तो अगर ये वॉर एस्केलेट हुई तो हमको ये दिखाई देगा कि मेटल प्राइसेस भी इंडिया जैसी कंट्री में, जो अभी भी बड़ा कंज्यूमर है मेटल्स का, वहां पे एक प्राइस स्पाइक स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम की, वो भी आ सकती है। जी, दर्शकों को इंतजार होगा कि हम कब जाएं मार्केट की, इंडियन मार्केट की स्ट्रेटजी पर, सेक्टर्स कब पूछें अभय सर से। लेकिन एक सवाल उसके पहले मैं यूएस पर ही पूछना चाहता हूं कि सर, यूएस में बॉन्ड यील्ड जो है वो लगातार बढ़ रही है, डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है और रुपया जो है वो कमजोर हो रहा है। तो ये कितनी बड़ी चिंता का विषय हो सकता है हमारे लिए, और आप कहां तक देखते हैं ये जो रुपए की कमजोरी है वो कहां तक जाती हुई दिख रही है आपको? बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि ये जो इक्वेशन जो आपने बताई इंटरेस्ट रेट यूएस में और उसका इम्पैक्ट यूएस डॉलर पे, वो ग्लोबल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, हर कंट्री के कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इम्पैक्ट करता है। और जैसे यूएस डॉलर की स्ट्रेंथ बढ़ी है, और वो इसलिए बढ़ी है क्योंकि यूएस में रेट्स बढ़े हैं। जो हम देख रहे हैं 10 साल की बॉन्ड यील्ड वापस 5% को क्रॉस करके, थोड़ा रिस्पाइट है उसमें, पर हो सकता है वो वापस 5% क्रॉस करके फिर से ऊपर जाए। और ये 17, 18, 20 साल की हाई रेट्स हैं, मतलब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के भी पहले के हाईज नहीं है। तो एक अनफोर्सीन इवेंट है। और इसमें क्या हो रहा है कि काफी फंड मैनेजर्स जो हैं, जो ग्लोबली इन्वेस्ट करते हैं, वो अपना एलोकेशन ग्लोबल मार्केट्स, रिस्क एसेट्स को कम करके वो ये कह रहे हैं कि 10 साल की अगर मुझे यूएस बॉन्ड में जो AAA है, अगर मुझे 5% मिल रहा है 10 साल के लिए, तो मेरे लिए काफी रिटर्न है। क्योंकि अगर मैं उसको यूएस डॉलर को डेप्रिसिएशन लगाऊं लोकल करेंसी का, तो मेरे लिए ऑलमोस्ट डबल डिजिट रिटर्न है। तो एक फ्लाइट बैक टू यूएस है यूएस इन्वेस्टर्स की, जिसकी वजह से डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है और यूएस इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं। और दूसरी तरफ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है विकास की, जो हर दिन यूएस अपना डेफिसिट फंड करने के लिए ऑलमोस्ट $30 बिलियन की नई डेट इशू कर रहा है, और ये रुक नहीं रहा है ये नंबर। और ये $30 बिलियन पहले एब्जॉर्ब हो जाता था, क्योंकि आरबीआई जैसे सेंट्रल बैंक्स, चाइना, यूरोप में, मिडिल ईस्ट में, ये बैंक्स अब्जॉर्ब कर लेते थे उस सप्लाई को। अब वो सप्लाई अब्जॉर्ब नहीं हो रही है, क्योंकि ये बैंक्स एक्चुअली अपनी ट्रेजरीज बेच के और पैसे को अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए यूज कर रहे हैं।
तो अब एक ये सिचुएशन हो गई है कि 5% पे भी ग्लोबल बैंक्स या कंट्रीज नहीं ले रहे हैं यूएस बॉन्ड्स को। तो ये फेडरल रिजर्व के भी कैपेबिलिटी से ये बाहर चली गई है सिचुएशन, और ये काफी गंभीर समस्या और चिंता का विषय है, क्योंकि अगर फेड एक प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा अपने इंटरेस्ट रेट्स को, अपनी इकोनॉमी को, और यूएस डॉलर एप्रिशिएट करता रहा, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल ना सिर्फ इंडिया की बल्कि बाकी कंट्रीज की भी काफी बढ़ जाएगी, और वो मार्केट्स के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पे भी आरबीआई पे भी प्रेशर है कि वो या तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाए अब, क्योंकि डिफरेंस इंडियन इंटरेस्ट रेट्स और यूएस इंटरेस्ट रेट्स में ऑल टाइम लो पे है। जो 4.5% का डिफरेंस होता था वो 2.5% पे आ गया है। तो कुछ ना कुछ तो इसमें ब्रेक होगा विकास, क्योंकि या तो इंटरेस्ट रेट्स इंडिया में बढ़ेंगे और उसका इम्पैक्ट आरबीआई नहीं चाहता, एक इलेक्शन के आप माहौल में जा रहे हैं कि आप इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएं, तो ये एक बड़ा कठिन 3 से 6 महीने होने वाले हैं ग्लोबल मार्केट्स के लिए, ऐसा मुझे लगता है। जी सर, आपने ये बात की बॉन्ड यील्ड की, और जो आप फिस्कल डेफिसिट की बात बता रहे हैं, तो मुझे उससे एक याद आया कि मैं एक बड़े इकोनॉमिस्ट का भी एक इंटरव्यू हमारे यहाँ बीक्यू प्राइम पे हुआ था, मैं ये सुन रहा था, तो उन्होंने भी ये बोला कि यूएस ने अपना फिस्कल डेफिसिट इतना ज्यादा बढ़ा लिया है कि इससे खतरा हो सकता है इवन इस तक का कि मंदी भी आ सकती है। क्या वो सिचुएशन भी आपको आती हुई दिख रही है क्या, कि अगर ये फिस्कल डेफिसिट इस तरह से बढ़ाते रहे तो अगले साल या फिर इस साल के एंड में 2023 के एंड में कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि मंदी की तरफ भी दोबारा बढ़ने लगे और वो टेंशन दोबारा बाजार पर हावी हो जाए, जो हम डिस्काउंट कर चुके थे कि अब मंदी नहीं आ रही है यूएस में? जी बिल्कुल, एक तो फेड का ही पूरा फोकस है कि मंदी आए, मतलब वो तो हर तरह से एक सॉफ्ट लैंडिंग जिसको कहते हैं कि वो मैनेज कर ले लैंडिंग की, जितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़े वो एक दायरे में बढ़े, फिर जितना कंजम्पशन यूएस में कम हो वो एक लेवल तक कम हो, कि एक सॉफ्ट लैंडिंग हो, कि जिसको फेड ने इंजीनियर किया है, और फेड मैनेज कर रहा है कंज्यूमर डिमांड और कंज्यूमर सेंटीमेंट। पर प्रॉब्लम क्या हो रही है विकास की, वो सॉफ्ट लैंडिंग हो ही नहीं रही है, और इंटरेस्ट रेट इतने बढ़ गए हैं। यूएस में मॉर्गेज रेट अगर आपको घर खरीदने के लिए लोन लेना है तो 8% पे है, लिटरली इंडिया से भी ज्यादा हो गया है, मतलब इट इज अनहर्ड। अब उस सिचुएशन में भी हाउस सेल्स आर नॉट फॉलिंग, तो फेड के लिए बड़ी दुविधा है अभी कि वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करा पाएगा, और सबसे बड़ा डर ये है कि सॉफ्ट लैंडिंग की जगह हार्ड लैंडिंग होगी, और हार्ड लैंडिंग होगी तो रिसेशन जो है वो काफी लंबे समय तक रहेगा, अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स काफी स्पाइक करेंगे, और इंटरेस्ट रेट स्पाइक करेंगे, और उसकी वजह से एक हार्ड लैंडिंग होगी, और उसका एक डर अभी इन्वेस्टर्स के मन में कम है, पर जैसे उसका असर दिखना शुरू होगा वो डर भी बढ़ेगा इन्वेस्टर्स के लिए। इस उम्मीद के साथ कि हार्ड लैंडिंग ना हो, फेड कुछ चीजें मैनेज कर पाए, सिचुएशंस बेटर हो, हम एक बार लौटते हैं वापस इंडियन मार्केट की तरफ, और जिस चीज का इंतजार दर्शक कर रहे होंगे कि अभय सर से ये जानना चाहेंगे कि सेक्टर्स कौन से हैं, और इस वक्त मार्केट में अगर हम 12 महीने का एक ड्यूरेशन देखें, 12 से 18 महीने का, तो क्या स्ट्रेटजी लेकर किन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि जो रिटेल निवेशक हैं उनका कुछ पैसा इसमें बन सके, फायदा उनका कुछ हो सके? बिकॉज हमने एक 12 से 18 महीने के व्यू में हमने अपने पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस किए हैं। पिछले महीने हमने पोर्टफोलियो को थोड़ा डिफेंसिव बनाया है। तो हमारे जो स्मॉल और मिड कैप एलोकेशन था पोर्टफोलियो में वो 75% था, उसको हमने काट के 50% कर दिया है, क्योंकि उसमें रिटर्न्स अच्छी बन गई हैं, और हम ज्यादा लालची नहीं होना चाहते। एक दूसरी तरफ डर भी है मार्केट करेक्शन का, स्लोली एंड स्टेडली। तो उस रिटर्न को लॉक करने के लिए हमने अपना मिड और स्मॉल कैप एलोकेशन कम कर दिया है। दूसरा, हमने लार्ज कैप एलोकेशन बढ़ाया है अपना 25% से 35%, 40% पे, और वो इसलिए कि लार्ज कैप्स में हमें ज्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन दिख रही है इस समय। काफी बड़े सेक्टर्स हैं जैसे लार्ज प्राइवेट बैंक्स, लार्ज आईटी कंपनीज, लार्ज फार्मा कंपनीज, जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है इस रन में, तो उनको ऐड करके एक पोर्टफोलियो लेवल वैल्यूएशन हमने कम करी है। दूसरा, हमने कैश एलोकेशन अपना बढ़ाया है, 10 से 15% का कैश एलोकेशन रखा है, और वो इसलिए कि अगर टेक्निकल करेक्शंस हो मार्केट में तो हम अपॉर्चुनिस्टिकली उसको ऐड कर सकें। तो मुझे लगता है अगले 12 से 18 महीने, क्योंकि चुनाव भारत में भी है, चुनाव यूएस में भी है, उसकी भी अनसर्टेनिटी रहेगी। दूसरा, इंटरेस्ट रेट्स, क्रूड की वजह से इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट, अर्निंग सीजन अभी स्टार्ट हो रहा है, तो काफी ऐसी चीजें हैं जो मार्केट को एक दायरे में सीमित करके रखेंगे। मुझे नहीं लगता है कि
बड़ी जल्दी से मार्केट में न्यू हाईज आएंगे और वो सस्टेन करेंगे। तो पहली मेरी सलाह ये होगी रिटेल इन्वेस्टर्स की, आप अपना रिटर्न एक्सपेक्टेशन मार्केट से थोड़ा कम रखें, जितना पिछले 6 महीने में बना उसको ना एज्यूम करें कि वो अगले 12 महीने में भी बनेगा। थोड़ा कैश पोर्टफोलियो में बढ़ाएं कि अगर आपका फेवरेट स्टॉक करेक्ट होता है तो आप उसको ऐड कर सकें। और तीसरा कुछ सेक्टर्स है विकास जिसमें पॉजिटिव व्यू है हमारा। उसमें एक फार्मा एक्सपोर्ट सेक्टर जो है वो काफी वीक एंड डाउन है। अभी लग रहा है ग्रीन शूट्स थोड़ा कि प्राइसिंग इंप्रूव हो रही है स्पेशली लार्ज कैप कंपनीज की, और वैल्यूएशंस रीजनेबल हैं। तो एक फार्मा लार्ज कैप स्पेस ऐसा है जो अच्छा रिटर्न दे सकता है। दूसरा व्हीकल जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें पैसेंजर व्हीकल्स में हमने देखा अच्छी डिमांड है, रोबस्ट डिमांड है, और कमोडिटी प्राइसेस कम होने की वजह से मार्जिन भी अच्छे हैं। तो 4 व्हीलर्स, कमर्शियल व्हीकल्स, 2 व्हीलर्स, ये तीनों सेगमेंट्स अच्छे हैं। और तीसरा सेगमेंट विकास जिसमें हमने काफी काम किया है पिछले 2-3 महीने में वो है एग्रो केम, जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी के को एफिशिएंट बनाने के लिए फर्टिलाइजर्स, क्रॉप प्रोटेक्शन, हर्बिसाइड, वीडिसाइड, फार्म इक्विपमेंट, लेंडिंग टू फार्मर्स, ये पूरा एक सेगमेंट है जिसने पिछले 5-6 साल से बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं दी है। और मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है इस सेक्टर को भी अच्छा करने का, क्योंकि कॉस्ट स्ट्रक्चर काफी लीन है, प्राइसिंग प्रेशर कम हो रहा है और लोकल डिमांड काफी रोबस्ट है। तो ये 3 सेक्टर्स विकास उस पे हमारा पॉजिटिव व्यू है। और अगर इन्वेस्टर्स 18 महीने का व्यू लें तो इस सेक्टर्स में अगर चूज करें अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप ऐड करने के लिए, तो मुझे लगता है अच्छा रिटर्न मिलेगा। जी, सो फार्मा एक्सपोर्ट, ऑटो जिसमें सेगमेंट आपने बताया, और एग्रोकेम सेक्टर जिससे एक अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद है जो काफी दिनों से नहीं चला है। सर, आपसे बात करते हुए लगता तो नहीं है कि इसे खत्म किया जाए, लेकिन समय की पाबंदियां हैं तो यही हमें रुकना होगा। लेकिन बहुत शुक्रिया, आज आपने बीक्यू प्राइम हिंदी के लिए समय निकाला और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया। धन्यवाद विकास, और उम्मीद है जल्दी आपसे वापस मुलाकात होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया।